सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम में जो अभी आपका एग्जाम हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि सर इसकी मार्किंग स्कीम और जो एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम है उसे आप डिस्कस करें। तो इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए दोनों शिफ्ट की मार्किंग स्कीम, जिसमें पहले पार्ट में हम मॉर्निंग शिफ्ट की जो मार्किंग स्कीम है उसे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। और इसके सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को, जिससे कि आपको दोनों पेपर्स का ओवरव्यू देखने को मिले। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मिड टर्म का एग्जाम होता है इसमें से अप्रोक्स 20 to 30% पेपर जो है वो आपके मेन एग्जामिनेशन में आने की भी ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको चाहिए हमारा ये डाटा तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। और ये इस सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है, यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि हम मिड टर्म एग्जामिनेशन जो कि 2023-24 का है उसके मॉर्निंग शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, आप एग्जाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक छोटी सी जानकारी कि आपको इस एग्जाम के लिए 3 घंटे मिलेंगे और इसके लिए जो अधिकतम अंक हैं वो आपको मिलने वाले हैं 80। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं पहले 12 क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपका जो सेक्शन ए है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए जो है वो टोटल अगर मैं बात करूं कितने अंकों के लिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो पूरा सेक्शन है ये 12 अंकों के लिए खंड ए इसके नाम से बोला गया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेशन में है तो उसे डिटेल में समझने की कोशिश ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं इसके आंसर की तरफ, यानी कि इसका जो आंसर होगा हम उसी को डायरेक्टली मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सही मिलान करो वाला टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर आपको कुछ इवेंट दे रखे हैं और आपको उनको क्या करना है उनके अकॉर्डिंगली टाइम, यानी कि जो काल क्रमानुसार है, यानी कि जो घटना पहले घटी है उसके बारे में आपको पहले बताना है, उसके बाद जो दूसरी घटना है, तीसरी और चौथी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, और यही क्या है आपका राइट आंसर भी है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पेपर है ये मैंने किसी स्टूडेंट से लिया है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने मार्क कर रखा है उसे आप राइट ना मानकर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम रेड मार्क कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 सालों से इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपके एग्जाम में आते रहे हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं आपके मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले एक अभिकथन दिया होता है, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट यानी कि कारण बताया हुआ होता है, और आपको इन दोनों से मैच करना होता है कि ये इनमें से कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है एक गलत है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। तो देखिए ये बिल्कुल सही है और ऐसा हुआ भी था। और इसके स्टेटमेंट की बात करें, इसके कारण की बात करें तो कारण क्या कह रहा है, अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी थी। तो देखिए ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही हैं, क्योंकि जब मैंने आपको ये वाला चैप्टर डिटेल में कराया था तब मैंने आपको बताया भी था अगर हम ग्लोब को 20 से काट ले तो ये हिस्सा क्या हो गया हमारा पूर्वी भाग हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया
पश्चिमी भाग हो गया, और इस हिस्से पर यानी कि यूरोप के इस हिस्से पर अमेरिका जो है वो अपना वर्चस्व जमाए हुए था। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है बच्चों, ए हो जाता है। यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और आपका ये क्वेश्चन भी बेटा अभिकथन और कारण से ही संबंधित है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसी के साथ क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी चीन से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और चीन के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी। यानी कि दोनों देशों की अगर हम बात करें तो भारत और चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है। चाइना में बेटा कौन सी है, वो साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देख रेख जो है वो कौन करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वैश्विक स्तर पर देख रेख की बात की जा रही है तो वो कौन करता है, आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह कौन सा बैंक है। देखिए अब यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है दोनों ये वैश्विक स्तर के बैंक की बात कर रहा है, लेकिन एक में क्या बात की जा रही है, देखरेख की बात की जा रही है। और दूसरा कह रहा है कि वह कौन सा बैंक है जो वैश्विक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक जो है, WB जो है वो ये सारे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैच द कॉलम्स वाला जो आपका तरीका है उसे ही यहाँ पर आपको फॉलो करना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका कार्यकाल कितना होता है, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो कार्यकाल है वो कितना है, और सचिवालय जो है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों, 9 वर्षों का होता है। तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। वहीं बी की बात करेंगे तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों में बदले जाते हैं। वहीं आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात की जाए तो उनका जो चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए होता है, वो 3 वर्षों के लिए होता है। और यहाँ पर लास्ट है सचिवालय, तो जो सचिवालय है वो क्या है, हमारा 5 वर्षों का उसका कार्यकाल होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये 12 के 12 जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर इस साइड पर आपको 12 के 12 का जो आंसर है वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप वहां से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सिंपल सा है कि खतरे से आजादी अगर होगी तो हम अपने आप को क्या मानेंगे, सुरक्षित मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक जो खतरा है वो किसे हुआ है। तो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं इनका वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे ज्यादा जो खतरा है, जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इन्हें पड़ता है। और ये क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जल का स्तर जब बढ़ता है तो इन इलाकों का पानी में जाने का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा अधिक हो जाता है।
इसीलिए ये जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थान में नीचे दिए गए, यानी कि एक फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है केवल उन चीजों की सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाना चाहिए जिनके जीवन के डैश को खतरा है। तो ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का सीधे सीधी लाइन बोली गई है, और यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, डी, यानी कि जो केंद्रीय मूल्य है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विचार पूंजी वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी में डैश से तरक्की के कारण संभव हुई है, यानी कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा हो पाई है। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, और हिंदी में आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है, जो डेवलपमेंट है, उसके कारण ही इतनी तरक्की संभव हो पाई है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है? आई नो आप सभी को इसका आंसर पता है। चलिए क्विकली मैं मार्क कर देता हूं, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। तो आई होप अब आपको सेक्शन ए में जो 12 क्वेश्चन है उन 12 के 12 के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे सेकंड सेशन की तरफ, जो है पार्ट बी यानी कि खंड बी। और ये भी हमारे लिए कितने अंक कैरी कर रहा है? 12 अंक जो है इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होने वाले हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अब एमसीक्यू फॉर्मेशन में नहीं है, वो आपको राइटिंग में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको इस साइड दिख जाएगा जो क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ से देखेंगे और इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आपको इधर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 2 मार्क्स के लिए। बेटा यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप कि अगर 1+1 कह रहा है तो यानी कि आपको एक एक अंकों के कितने पॉइंट लिखने हैं? शाबाश, 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिखने ही लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि आसियान शैली से क्या आशय है? तो इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? केवल 1 अंक मिलेगा। आसियान के देशों ने इसे क्यों अपनाया? अगर आप इसका भी आंसर देते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है कि आसियान शैली से आपका क्या आशय है या उससे क्या समझते हैं? तो आसियान संगठन के जितने भी देश हैं वो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा अपना विकास करके विश्व के सामने उन्होंने एक नया उदाहरण पेश किया है जिसे हम आसियान शैली कहते हैं। और आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में एज इट इज ये लाइनें हैं। तो अगर आप इतना लिख रहे हैं तो आपको इसके लिए 1 अंक मिलेगा। इसके बाद अगले अंक के लिए आसियान के देशों ने इसे क्यों अपनाया, तो आप आंसर में लिखेंगे आसियान देशों ने इसे सदस्य देशों के बीच समस्याओं को कम करने, सहयोग तथा विकास को बढ़ाने के लिए अपनाया। तो अगर आप ये दोनों ही पॉइंट लिख रहे हैं तब जाकर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर किसे कहते हैं? तो यहां तक के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 1 अंक मिलेंगे। और दूसरा है सुरक्षा परिषद में इसका क्या महत्व है? अगर आप ये दोनों ही पार्ट का आंसर देते हैं तब जाकर आपको 2 अंक जो है वो यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। साइड में जो बॉक्स है वहां पर आपको आंसर ऑलरेडी दिख रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, अगर इसके स्थायी सदस्यों की बात करें तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही गैस किया। इसकी संख्या है 5। इनमें से कोई भी सदस्य जो है वो क्या कर सकता है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पर रोक लगा सकता है, उन्हें निषेध कर सकता है। इसे ही निषेधाधिकार वीटो पावर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक डिसीजन है, कोई भी एक निर्णय लेना है, अगर इन पर पांचों की सहमति होगी तभी जाकर क्या होगा, यह निर्णय वैलिड होगा, मान्य होगा। अगर इन 5 में से किसी एक ने भी इसे मना कर दिया तो ये जो निर्णय है ये अपने आप रद्द हो जाएगा। तो इसी पावर को, इसी अधिकार को निषेधाधिकार या वीटो पावर कहा जाता है।
सभी स्थायी सदस्यों की सहमति होने पर ही कोई भी निर्णय जो है या कोई नीति जो है वो पारित हो सकती है। यदि कोई भी एक सदस्य अपनी असहमति दर्ज करता है तो निर्णय अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। तो आपको दोनों ही पॉइंट लिखने हैं, तभी जाकर आपको जो 2 मार्क्स हैं वो प्राप्त होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों के किन्हीं 2 प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो यहाँ पर भी देखिए 1+1 है, यानी कि आपको 2 मानवाधिकार यहाँ पर बताने होंगे। तो मानवाधिकारों के 2 प्रकारों की बात करें तो पहला हम कह सकते हैं राजनीतिक मानवाधिकार, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की जो आजादी है वो आपको मानवाधिकारों के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि आर्थिक सामाजिक मानवाधिकार, जैसे कि काम के बदले समान वेतन, यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए किसी को 10 रुपए मिल रहे हैं तो आपको भी 10 रुपए ही मिलने चाहिए। इसे ही क्या कहा जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, तथा सामाजिक भेदभाव ना हो, उसका अभाव हो, तो वो भी मानवाधिकारों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर एक और अधिकार को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप को इन तीनों में से कोई दो या इसके अलावा और भी कोई वैलिड पॉइंट आपके पास है तो अगर आप वो भी लिख रहे हैं तो आपको उसके लिए भी अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर तीसरे अधिकार के रूप में हम देख सकते हैं औपनिवेशीकृत जनता तथा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 अधिकारों को डिस्कस किया है, इनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई और भी पॉइंट आपके पास है जो कि वैलिड है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको अंक जो है वो जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जल युद्ध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखे। तो इसके आंसर के लिए आप देख सकते हैं कि जो जीवनदायिनी संसाधन है जिसकी वजह से जीवन सफल हो सकता है वो है जल, और इसको लेकर कई देशों में हिंसक संघर्ष की संभावना बनी रहती है। और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने इसे जल युद्ध कहा है। तो जो विशेषज्ञ है वो ये भी कहते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो वो किसके लिए होगा, वो जल के लिए होगा, वो पानी के लिए होगा। कई देशों के बीच जो है वो जल युद्ध होता रहा है। जैसे अगर हम 1950 और 1960 के दशक की बात करें तो यहाँ पर इजराइल, सीरिया व जॉर्डन के बीच में हमें इस प्रकार के संघर्ष जो है वो देखने को मिलते रहे हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह एक देश से दूसरे देश के मध्य होता है। सामान्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक प्रकार का प्रवाह है जिसके अंदर वस्तु, व्यक्ति, पूंजी और सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश के मध्य होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेट बी के लिए क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम कब और कहां साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली बेटा ये कहां से पूछा जा रहा है, ये इंडिया के सेंस में पूछा जा रहा है, भारत के सेंस में पूछा जा रहा है। तो आपको इसका आंसर भी उसी फॉर्मेशन में देना है। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करूं तो सर्वप्रथम 1957 में भारत के केरल राज्य में साम्यवादी सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 125 सीटों में से 60 सीटें हासिल हुई थी। तो ये था हमारा सेट बी जो कि 12 अंकों के लिए है, उसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे खंड सी को जो कि 20 मार्क्स अपने आप में कैरी करता है। तो क्विकली पहले ये जो हमने डाटा लिखा है इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेट सी की तरफ जो कि 20 अंकों के लिए है। और इस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो कितने मार्क्स के रहेंगे, वो 4 अंकों के रहेंगे, वो 4 मार्क्स के रहेंगे। चलिए क्विकली चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि अगर आपको सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किसी देश के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो ये पॉइंट पूछ रहा है। और देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 4 पॉइंट यहाँ पर जरूर लिखने होंगे।
तो सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि एक बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। वो देश जो सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए, भागीदारी के लिए बात कर रहा है, उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक बड़ी आर्थिक होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि उसके पास एक बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, यानी कि एक बहुत बड़ी सेना भी उसके पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, वहां पर इसको योगदान जो है वो समय समय पर देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि आबादी यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके लिहाज से भी वह बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। तो जब आपको रेगुलर क्लासेस कराई गई थी तो वहां पर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि भारत का नागरिक होने के नाते आप सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए कैसे दावेदारी करेंगे। तो वहां पर भी हमने इन 4 पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्योंकि आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति संतुलन क्या है? किसी देश को इसे कायम करने के लिए कोई दो सुझाव बताएं। तो देखिए 2 अंक मिलेंगे आपको बताने के लिए कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है और इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से 2 पॉइंट मिलने वाले हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। पहले क्वेश्चन के रूप में जो पूछा गया है, शक्ति संतुलन क्या है? तो शक्ति संतुलन वह व्यवस्था है जिसमें निरंतर प्रयास रहता है कि कोई देश शक्तिशाली बनकर उस क्षेत्र के देशों को वर्तमान संतुलन को बिगाड़ ना दे। किसी देश को इसे कायम करने के लिए अगर मैं सुझावों की बात कहूं तो 2 सुझाव हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि सैन्य शक्ति को बढ़ाना, यानी कि अपनी सैन्य क्षमता को निरंतर बढ़ाना। और दूसरे पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत को बढ़ाते रहना, उसमें निरंतर विकास करना। तो ये वो 2 सुझाव हैं जिससे कि शक्ति संतुलन को कायम रखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो एवरेज भी होंगे, उनको समझाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई ए देश है, कोई बी देश है। अगर ए देश के पास आधुनिक हथियार हैं, यानी कि मशीन गन है, तोपे हैं, और जो बी देश है उसके पास क्या है? परंपरागत हथियार है, जैसे तीर कमान हो गया, या चाकू हो गया, तलवार हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो कौन सा है? आधुनिक है। तो ये इस पर आसानी से हमला कर सकता है। लेकिन अगर बी के पास भी आधुनिक हथियार होंगे तो यहाँ पर ए उस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने हमला किया तो बी भी मुझ पर हमला कर सकता है। इसी को कहा गया है शक्ति संतुलन। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 अंकों के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत प्रणाली की असफलता या विघटन के किन्हीं 4 कारणों को यहाँ पर पूछा गया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वो 4 कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सोवियत प्रणाली जो थी उस पर नौकरशाही का जो शिकंजा था वो कसता जा रहा था। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत प्रणाली पर कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 सालों तक उसने वहां पर शासन किया। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स हो गया। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सोवियत प्रणाली जो थी वो सत्तावादी होती जा रही थी। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वहां की जो सरकार थी वो नागरिकों की आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट हमने बताए हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है तो वहां पर भी आपको इसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे। इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करें तो यहाँ पर अथवा में आपको एक और क्वेश्चन मिलता है, जो क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? इस मॉडल को किसके द्वारा और किसे निर्देशित किया गया? तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा आंसर है कि शॉक थेरेपी के अर्थ की बात करें तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। ऐसा आपकी क्लास टीचर में भी बताया होगा, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऑलरेडी प्रिंट है। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया, या हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। और इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल को वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक और आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संघ से अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्र कुल के देशों में निर्देशित किया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए क्विकली चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और ये क्वेश्चन भी आपका जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 4 अंकों के लिए रहेगा। क्वेश्चन है
यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम बेटा कितने पॉइंट लिखने हैं, शाबाश, यहाँ पर भी आपको कम से कम जो है वो 4 पॉइंट्स जरूर लिखने हैं, तभी आपको यहाँ पर पूरे अंक मिलेंगे। तो हम यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, एक समान मुद्रा जो थी वो यूरोपीय संघ के गठन के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण बनी। दूसरा है कि आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। जो भी सदस्य देश इसके सदस्य हैं वहां पर वीजा मुक्त स्वतंत्र आवागमन किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सांझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी यूरोपीय संघ के गठन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या कारण रही। तो अगर आप ये चारों पॉइंट लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पर जरूर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 22 का ही अथवा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, चीन ने शॉक थेरेपी पे अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। देखिए यहाँ पर आपको इस वर्ड पर जरूर विशेष ध्यान रखना है, चरणबद्ध तरीके से खोला। उक्त कथन का उदाहरण सहित समझाएं। देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि सोवियत संघ की अगर हम बात करें, यूएसएसआर की बात करें, तो उसने एकदम से ही क्या करा, शॉक थेरेपी को लागू कर दिया। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1982 की बात करें तो 1982 में इसने क्या किया, खेती का निजीकरण किया। साथ ही साथ उसके बात करें 1998 की अगर बात करें तो इसने उद्योगों का निजीकरण किया। उसके बाद व्यापार संबंधी अवरोधों को SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र के आधार पर हटाया गया। और लास्ट में 2001 में विश्व व्यापार संगठन में ये जो संघ है ये शामिल होता है। तो यहाँ पर आपको इसी ऑर्डर में आंसर को लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके अंक ना काट सके। और अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे तो यही क्वेश्चन जो है वो एक अलग फॉर्मेशन में आया है, मैच द कॉलम्स में आया है। तो वहां पर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में करेंगे। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए छोटी क्लासेस में जैसे आप करते थे कि एक तरफ लाइन खींच देते थे, इधर एक पॉइंट लिखते थे, इधर दूसरा पॉइंट लिखते थे, यहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही करना है। तो सांस्कृतिक समरूपता की बात करें तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना ताकि वह एक वैश्विक संस्कृति का रूप ले सके। वहीं अगर हम सांस्कृतिक विभिन्नीकरण की बात करें तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण में विभिन्न संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती है, जिससे प्रत्येक संस्कृति जो है वो अनूठी बन जाती है। तो यहाँ पर आपको यही 2 पॉइंट जो है, जो कि आपके सामने बॉक्स में भी लिखा हुआ आ रहा है, तो वहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 और साथ ही साथ हमारा ये जो सेट है यानी कि सेट बी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि हमारा सेट डी है। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो सेट सी लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या है, आपका सेट डी है। और यहाँ पर भी आपको 12 अंक जो है वो इसके लिए प्राप्त होंगे। तो पहला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको पैसेज को पहले पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम पैसेज को ना पढ़ते हुए, क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हैं, आपको पैसेज के बारे में अच्छी जानकारी है, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, नेपाल के राजा राजा ज्ञानेंद्र नेपाली संसद को भंग कब किया। यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, 2002 में उन्होंने इसे भंग कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 24वें का क्वेश्चन है, नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो सप्त दल संगठन है, जो सप्त दल गठबंधन है, अगर आप पैसेज को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नेपाल के माओवादी नेता नेपाल के संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो है सी, यानी कि नेपाल के संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना की कार्यक्रम को शामिल करना चाहते थे। कौन करना चाहते थे, नेपाल के माओवादी। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि इस पैसेज से है,
नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? और वो है ऑप्शन ए, यानी कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। अगर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो बेसिकली क्या है बेटा, ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको इस तरीके का एक बॉक्स मिलेगा और उस बॉक्स में आपको सारी की सारी जो डिटेल है वो भरनी होगी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह रियासत जिसने आजादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। और राज्य का नाम क्या होगा बेटा, हैदराबाद। शाबाश। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है जूनागढ़ के रियासत से संबंधित राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए। और राज्य का नाम क्या हो गया, गुजरात। शाबाश, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन है वह राज्य जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी। और राज्य का नाम क्या हो गया, नागपुर, या आप क्या लिख सकते हैं, महाराष्ट्र। ये दोनों ही आपका राइट ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या बच गया है, लास्ट डी बच गया है। तो डी के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा बेटा, झारखंड। तो देखिए इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में एक बॉक्स बनाकर ही आंसर लिखना है, वहां पर आपको मैप को फाड़कर नहीं चिपकाना है। तो आई होप अब आपको ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है बेटा वो क्या है, वो एक चित्र और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेड़ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग रस्सा कसी का जो खेल है वो खेल रहे हैं। तो चलिए क्विकली चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम इनका आंसर जो है वो डिटेल में देख सके। ये भी 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्टून में रस्सा कसी का जो खेल है, ये जो प्ले हो रहा है, ये जो गेम हो रही है, ये किसके बीच चल रहा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेहरू नेता हैं और विपक्षी दल जो हैं उनके बीच ये रस्साकसी का जो खेल है वो चल रहा है। तो देखिए किसके बीच में चल रहा है, तो एक तरफ क्या है आपकी कांग्रेस है, और दूसरी तरफ जो है जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस खेल को खेल रही है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं। तो आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पर है कि पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के हैं? तो किस पार्टी के हैं? शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा गैस किया, कांग्रेस पार्टी के हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं और नीचे रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच क्या अंतर है? तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला जो दल है ये क्या है, पक्ष में है, यानी कि ये सत्ता के अंदर अभी है, सत्तारूढ़ है। और ये वाले जो पार्टी हैं ये सभी क्या है, विपक्षी पार्टियां हैं। तो इनके बीच में एक बड़ा अंतर जो है वो यही है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्विकली चलते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि हमारा सेट ई है। और यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 6 अंकों के लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो लेक्चर है ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसके आंसर्स जो हैं वो आपको साइड में जो डिस्प्ले है वहां पर मैं फ्लैश कर रहा हूं, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं।
तो आई होप अब आपको ये पूरा पेपर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड वीडियो लेक्चर होगा वहां पर हम इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर आया था, पॉलिटिकल साइंस का ये जो पेपर आया था, उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप एक बेहतर समझ को विकसित कर सके। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।